हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और यूजीसी नेट के जो 26 थिंकर्स की हम लोग कड़ी में एक एक थिंकर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग कार्ल मैनहेम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कार्ल मैनहेम के एक एक इन्होंने क्या समाजशास्त्र में योगदान दिया है उसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। हालांकि कार्ल मैनहेम के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कहीं टेक्स्ट बुक में कंटेंट नहीं मिला, तो मैंने इसमें काफ़ी कुछ हेल्प जो है वो विकिपीडिया से लिया है। अगर आप लोगों का भी मन करे तो चाहें तो जाके विकिपीडिया पे कार्ल मैनहेम के बारे में आप लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये इमेज दिख रहा है कार्ल मैनहेम जी का है। और इनका अगर जीवन काल की बात करें तो 1893 से लेके 1947 तक। तो चलिए आज हम लोग चूँकि लेक्चर काफ़ी लेंदी होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं उम्मीद था कि कार्ल मैनहेम के बारे में इतना ज़्यादा कंटेंट मैं इकट्ठा करूँगी, लेकिन मुझे लगा कि एक बार किसी थिंकर के बारे में अगर अच्छे से समझ लेंगे तो दोबारा हमें और कहीं से कंटेंट ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए थोड़ा लेक्चर लेंदी होगा चलेगा, बट थोड़ा सा हम लोग एक बार में ही एक लेक्चर में ही इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। कार्ल मैनहेम का जन्म 27 मार्च 1893 और इनकी डेथ जो है मृत्यु 9 जनवरी 1947। 20वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान एक प्रभावशाली हंगेरियन समाजशास्त्री थे। तो ये हंगरी से बिलोंग करते थे, तो हंगेरियन समाजशास्त्री हैं। वह शास्त्रीय समाजशास्त्र अर्थात क्लासिकल सोशियोलॉजी जो है में एक प्रमुख व्यक्ति हैं, साथ ही ज्ञान के समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक है। मैनहेम को उनकी पुस्तक आप सभी को ये पता है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया के लिए जाना जाता है। ये जो है, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये इसमें 2 ईयर्स कैसे लिखे हुए हैं, तो इन्होंने जो अपनी ओन लैंग्वेज में लिखा था, खुद की भाषा में लिखा था, ये 1929 में प्रकाशित हुई थी। जबकि यही आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया 1936 में इंग्लिश वर्जन में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने आंशिक और कुल विचारधाराओं के बीच अंतर किया है, जो विशेष सामाजिक समूहों के लिए विशिष्ट व्यापक विश्व दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है, और उन विचारधाराओं में भी के बीच भी है जो मौजूदा आज के सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए समर्थन प्रदान करती हैं, और यूटोपिया अर्थात जो भविष्य को देखते हैं और समाज में बदलाव का प्रस्ताव रखते हैं। तो यूटोपिया का अर्थ ही ये निकलता है कि हम जो भी चेंजेस देखते हैं उसको हम स्वागत करते हैं और हम परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। शैक्षणिक कैरियर की अगर इनकी बात करें तो युद्ध के दौरान वह काफ़ी प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है, तो युद्ध के दौरान वह कई प्रभावशाली बौद्धिक मंडलों में शामिल थे। कार्ल पॉलनी, आप लोग नाम सुने होंगे, द्वारा स्थापित गैलीलियो सर्कल, जिसमें माइकल पॉलनी ने भी भाग लिया था, आस्का जस्सी द्वारा आयोजित सोशल साइंस एसोसिएशन और ग्योर्गी लुकाक्स के नेतृत्व में सोनटैग स्क्राइस या इसे संडे सर्कल कहते हैं। तो ये सारी कुछ बौद्धिक मंडली थी जिसमें ये जाते थे, मिलते थे लोगों से। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए गैलीलियो सर्कल जो है वो किस विचारक से संबंधित है, तो ये कार्ल पॉलनी से संबंधित है। वहीं पे संडे सर्कल एक बहुत ही डिफरेंट नेम है। संडे सर्कल जो है ये ग्योर्गी लुकाक्स से संबंधित है। तो यहाँ पे ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। मैनहेम ने जर्मनी में निर्वासन चुना और 1920 से 1933 तक वहीं रहे। तो ये बाद में ये कुछ बीच में इनके साथ घटनाएं होती हैं, और जिसके कारण जो हंगरी की गवर्नमेंट थी उससे ये सहमत नहीं थे, और बहुत सारे इनकी विचारधारा के कारण इनको वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। और फिर इन्होंने जो अपना निष्कासन है वो जर्मनी में चुना कि मैं जर्मनी में जाके रहूँगा, और 1920 से 1933 तक वह वहीं रहे। हालांकि उसके बाद भी वो
ब्रिटिश भी जाते हैं, उन्होंने काफ़ी समय तक वहाँ पे ब्रिटिश सोशियोलॉजी के लिए भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। 1921 में उन्होंने मनोवैज्ञानिक जुलिस्का कैरोलिन लैंग से शादी की, जिन्हें जूलिया लैंग के नाम से जाना जाता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट नाम हो जाता है क्योंकि उन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है। लैंग ने मैनहेम के साथ उनके कई कार्यों में सहयोग दिया था। मैनहेम का जो हमें कार्य दिखता है उसमें उनकी पत्नी का भी काफ़ी कुछ योगदान था, लेकिन उनका नाम कहीं कुछ आता नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि एटलीस्ट हम लोगों को चूँकि एक विचारक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनकी पास्ट की क्या चीज़ें हैं, कैसे रही हैं, थोड़ा पता होना चाहिए। तो लैंग ने मैनहेम के साथ कई कार्यों में सहयोग किया था और मैनहेम के कई छात्रों के साथ उनके कई कार्यों को मरणोपरांत प्रकाशित करने के लिए एक साथ रखा था। तो काफ़ी कुछ इन्होंने अपने जो पति थे उनके जो कार्य थे, जितने भी इनके वर्क थे, कलेक्टेड पेपर्स थे, इन सबको प्रकाशित करने में भी इनका काफ़ी कुछ योगदान रहा। 1941 में लंदन विश्वविद्यालय, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्रिटेन आ जाते हैं। लंदन विश्वविद्यालय में शिक्षा संस्थान के निदेशक सर फ्रेड क्लार्क ने उन्हें युद्धकालीन परिस्थितियों में LSE में उनकी घटती भूमिका के साथ साथ अंशकालिक आधार पर संस्थान में समाजशास्त्र पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था। जनवरी 1946 में उन्हें शिक्षा संस्थान में पहले समाजशास्त्र प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। 1 साल बाद लंदन में उनकी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। इंग्लैंड में अपने समय के दौरान मैनहेम ने द मूट में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब द मूट क्या है? तो ये जो ईसाई ग्रुप था, वहाँ का रिलीजन था, तो उसका एक चर्चा करने का, विचार विमर्श करने का या डिबेट करने का या डिस्कशन करने का एक मंच था। तो मैनहेम जो है ये द मूट में एक प्रमुख भूमिका निभाए, एक केंद्रीय पर्सन के रूप में थे, एक सेंट्रल पॉइंट में थे ये। तो ये द मूट का अगर दे दिया जाए कि किससे संबंधित है तो ये कार्ल मैनहेम से संबंधित है। ये एक ईसाई चर्चा समूह जिसमें T.S. एलियट भी सदस्य थे, जो समाज में धर्म और संस्कृति की भूमिका से चिंतित थे कि आखिर में किस प्रकार से धर्म का प्रभाव लोगों पे पड़ रहा है या फिर कल्चर में किस प्रकार से चेंजेस हो रहा है। इसी पे इस जो ग्रुप था या मंच था वहाँ पे डिस्कस किया जाता था, जिसे J.H. ओल्डम द्वारा आयोजित किया जाता था। तो ये एक वहाँ के कहेंगे लेखककार थे, एक विचारक थे, एक विद्वान थे। तो इनके द्वारा जो द मूट है इसको आयोजित किया गया था। उन्होंने राउटलेज इंटरनेशनल लाइब्रेरी ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल रिकंस्ट्रक्शन, जिसे कि बाद में इंटरनेशनल लाइब्रेरी ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, के संपादकत्व के माध्यम से भी प्रभाव की स्थिति हासिल की थी। मैनहेम का जीवन बौद्धिक और भौगोलिक प्रवास में से एक है और 3 मुख्य चरणों में आता है। तो इनका जो जीवन काल है 3 जगह ये प्रवासी के रूप में कहें भटकते रहे या फिर इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। तो पहला हम देखें कि हंगेरियन थे, जो कि 1919 तक में ये रहे हैं, 1893 से। जर्मन की बात करें तो जर्मन 1919 से 1933 का टाइमलाइन था, ये जर्मनी में रहे। और ब्रिटिश अर्थात ब्रिटेन में ये 1933 से 1947 तक रहे। उनके मूल्यवान वार्ताकारों में गॉर्गी लुकाक्स, आप लोग ये नाम सुन चुके हैं गॉर्गी लुकाक्स का। तो गॉर्गी लुकाक्स थे, ओस्कार जर्जी, जार्जिमेल, मार्टिन हेडेगर, ये सारे नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोग समझ सकते हैं कि ये किन के बीच में अपना समय बिताया करते थे। एडमंड हुर्सल, कार्ल मार्क्स, अल्फ्रेड और मैक्स वेबर, मैक्स केलर और विल्हेम दिल्थे थे। तो
जो ऐसी ऐसी पर्सनालिटी है जिससे कि ये प्रभावित भी थे और जुड़े हुए भी थे अपने काम में। उन्होंने जर्मन ऐतिहासिकता, मार्क्सवाद, घटना विज्ञान, समाजशास्त्र और एंग्लो अमेरिकन व्यवहारिकता से प्राप्त तत्वों को संश्लेषित करने की विभिन्न कोशिश की है। तो इनके काम में हमें क्या क्या दिखता है? जर्मन ऐतिहासिकता और मार्क्सवाद दिखता है, घटना विज्ञान दिखता है, समाजशास्त्र दिखता ही दिखता है और एंग्लो अमेरिकन व्यवहारिकता भी दिखती है। अब इनके हम लोग कुछ समाजशास्त्रीय कार्य पे चर्चा कर लेते हैं। तो इनका पहला चरण प्रारंभ होता है हंगेरियन चरण, जो कि 1919 का टाइमलाइन है। मैनहेम एक असामयिक विद्वान और बुदापेस्ट के कई प्रभावशाली बौद्धिक क्षेत्रों के स्वीकृत सदस्य थे। 1915 की शरद ऋतु में वह बेला बालाज, लाजोस फूलेप और ग्योर्गी लुकाक्स के साथ सोन टैग स्क्रेइस अर्थात संडे सर्कल के सबसे कम उम्र के संस्थापक सदस्य थे। तो यहाँ पे ये फैक्ट्स निकल के आता है कि संडे सर्कल के संस्थापक सदस्यों में से कार्ल मैनहीम जो थे वो एक थे, जहाँ साहित्यिक और दार्शनिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की जाती थी। तो यहाँ पे आप लोग कार्ल मैनहीम का नाम संडे सर्कल से जोड़ के समझ सकते हैं। कुछ चर्चा सांस्कृतिक संकट के जर्मन निदानकर्ताओं के उत्साह पर केंद्रित थी, लेकिन फ्योडोर दोस्तोयेवस्की के उपन्यासों और सोरेन किरकेगार्ड और जर्मन रहस्यवादियों के लेखन पर भी केंद्रित थे। उन्होंने सोशल साइंस एसोसिएशन में भी भाग लिया, जिसकी स्थापना 1919 में ओस्कार जासी द्वारा की गई थी और उनकी सबसे अधिक रुचि फ्रेंच और अंग्रेजी समाजशास्त्रीय लेखन में थी। उनका डॉक्टरेट का जो शोध प्रबंध है वो है एपिस्टेमोलॉजी का संरचनात्मक विश्लेषण। तो ये भी आप लोगों को कुछ फैक्ट्स है जो कि याद रखना है। समूह के सदस्य हंगरी की राजनीतिक और बौद्धिक संरचना से असंतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने इस समाज की भौतिकवादी मार्क्सवादी आलोचना को खारिज कर दिया। हंगरी को उन लोगों के नेतृत्व में आध्यात्मिक नवीनीकरण द्वारा बदला जाना था जो सांस्कृतिक जागरूकता के एक महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच गए थे। फिर भी उन्होंने मार्क्सवादी विषयों को बाहर नहीं किया और मैनहीम का कान लुकाक्स के बाद के में मार्क्स की ओर मुड़ने से प्रभावित था। तो हम लोग जैसा कि इनके अगर स्टार्टिंग में देखें तो ये मार्क्सवाद पे भी काफ़ी कुछ काम किए हैं कार्ल मैनहीम ने। तो इन्होंने मार्क्सवादी जो विषय थे उनको बाहर नहीं किया और मैनहीम ने लुकाक्स के बाद मार्क्सवाद की ओर मुड़ने से प्रभावित थे। उदाहरण के लिए मार्क्स को ज्ञान के समाजशास्त्र के प्रमुख स्रोत के रूप में श्रेय देते हैं। तो अगर इनको ये बोला जाए कि ज्ञान के समाजशास्त्र के प्रमुख स्रोत के रूप में इन्होंने किसे मुख्य श्रेय दिया है तो वो है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स को इन्होंने मुख्य श्रेय दिया है। अब इनका दूसरा चरण स्टार्ट होता है जर्मन चरण, जो कि 1919 से 1933 का है। इस दूसरे चरण में मैनहीम ने संस्कृति की जड़ों की जांच करने के लिए दर्शन शास्त्र से समाजशास्त्र की ओर रुख कर लिए थे। जर्मनी में अपने प्रवास के शुरुआती दौर में मैनहीम ने अपना डॉक्टरेट शोध प्रबंध स्ट्रक्चरल एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नॉलेज प्रकाशित किया, जिसमें ज्ञान मीमांसा की संरचना के उनके सिद्धांत, जानने वाले ज्ञात और ज्ञात होने वाले के बीच संबंध मैनहीम आधारित पर चर्चा की गई है। मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र और ओंटोलॉजी पर। तो ये जो है कुछ ऐसे विषय हैं या टॉपिक्स हैं जिन पे चर्चा की गई है। समाजशास्त्री ब्रायन लॉन्गहर्स्ट बताते हैं कि ज्ञान मीमांसा पर उनका काम उनके शुरुआती आदर्शवादी चरण की ऊंचाई और व्याख्यात्मक संस्कृति के भीतर व्याख्या के मुद्दों में संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। इस निबंध में मैनहीम ने संपूर्ण और भागों के बीच संबंधों की व्याख्यात्मक समस्या का परिचय दिया है। तो ये बताना चाहते थे कि संपूर्ण क्या है और उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं उससे उस संपूर्ण का संबंध क्या है।
वह कला, प्राकृतिक विज्ञान और दर्शन के बीच अंतर को सच्चाई के दावों के संबंध में मानते हैं, यह कहते हुए कि विज्ञान हमेशा एक सिद्धांत का खंडन करने की कोशिश करता है, जहां कला ऐसा कभी नहीं करती है और एक से अधिक विश्व दृष्टि में सह अस्तित्व में रह सकती है। दर्शन दो चरम सीमाओं के बीच में पड़ता है। मैनहेम सापेक्षतावाद के खतरे को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें ऐतिहासिक प्रक्रिया सांस्कृतिक उत्पाद उत्पन्न करती है। इनका कथन है कि यदि इसे ऐतिहासिक काल के सापेक्ष माना जाता है तो यह ऐतिहासिक काल के लिए अनुपलब्ध हो सकता है। सॉरी। ज्ञान की संरचनाओं के व्यापक समाजशास्त्रीय विश्लेषण को बढ़ावा देने में मैनहेम के महत्वाकांक्षी प्रयास को मैक्स होखाइमर द्वारा निर्देशित मार्क्सवाद संस्थान में स्थित फ्रैंकफर्ट स्कूल के कुछ सदस्यों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा गया था। तो जो होखाइमर के संस्थान है और कार्ल मैनहेम के विचार हैं, इसमें काफ़ी कुछ द्वंद्ववाद भी देखा गया, काफ़ी कन्फ्लिक्ट भी था। उन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र की बढ़ती लोकप्रियता को मार्क्सवाद के निष्प्रभावीकरण और विश्वासघात के रूप में देखा। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैनहेम और होखाइमर के बीच बहस कांट, गेसेलसाफ्ट और पॉल टिलीज के क्रिश्चियन सोशलिस्ट चर्चा समूह जैसे संकाय मंचों पर हुई थी। तो काफ़ी इन लोगों में ओपनली बहस हुआ करता था। समाजशास्त्र और ज्ञान का सिद्धांत तथा संस्कृति का समाजशास्त्र। यहाँ पे आप लोग अगर ज्ञान का समाजशास्त्र की बात करें और संस्कृति का समाजशास्त्र, कार्ल मैनहेम का नाम इससे जुड़ता है। ज्ञान के समाजशास्त्र पर मैनहेम का सिद्धांत इमैनुअल कांट की कुछ ज्ञान मीमांसीय खोजों पर आधारित है। ये आप लोग एक एक फैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा कि कार्ल मैनहेम का जो ज्ञान के समाजशास्त्र का सिद्धांत है, ये इमैनुअल कांट की ज्ञान मीमांसीय खोजों पर आधारित है। ज्ञान के समाजशास्त्र को बड़े क्षेत्र के एक भाग के रूप में जाना जाता है, जिसे संस्कृति के समाजशास्त्र के रूप में जाना जाता है। संस्कृति के समाजशास्त्र के विचार को संस्कृति और समाज के बीच संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। संस्कृति के समाजशास्त्र की यदि बात करें तो संस्कृति के समाजशास्त्र की दो मुख्य शाखाएं हैं। एक है उदारवादी शाखा है और दूसरी है उग्र शाखा। उदारवादी शाखा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये मैक्स स्केलर द्वारा किया जाता है, जिनका मानना था कि सामाजिक परिस्थितियां ज्ञान की सामग्री को प्रभावित नहीं करती हैं। इसके विपरीत कट्टरपंथी शाखा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि समाज संस्कृति के सभी पहलुओं से निर्धारित होता है। जब ज्ञान के समाजशास्त्र की बात आई तो मैनहेम का मानना था कि इसने सामाजिक वास्तविकता पर ज्ञान की निर्भरता स्थापित की है। हालांकि मैनहेम मार्क्सवादी होने से बहुत दूर थे, ज्ञान का समाजशास्त्र काफ़ी हद तक वर्गों के संबंध में मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये एकदम क्लियर बात है कि अगर ज्ञान के समाजशास्त्र का कार्ल मैनहेम ने मुख्य श्रेय किसको दिया है तो वो कार्ल मार्क्स को दिया है, जो कि वर्ग के संबंधों पर आधारित उनकी विचारधारा रही है। मैनहेम का ज्ञान के समाजशास्त्र का केंद्रीय प्रश्न, जिसने समाज और ज्ञान के बीच संबंध समझने की कोशिश की, ऐतिहासिक प्रकृति और मन और जीवन की एकता के मुद्दे को हल करने के उनके प्रयासों को प्रदर्शित किया है। मैनहेम ने ज्ञान के समाजशास्त्र को बाहरी व्याख्या और विचार उत्पादों की अंतर्निहित व्याख्या से अलग करने के रूप में पुष्टि करते हैं। अंतर्निहित व्याख्या किसी की बौद्धिक सामग्री पर की समझ पर आधारित है, जो ज्ञान की सैद्धांतिक सामग्री तक सीमित होती है, और बाहरी व्याख्या अभिव्यक्तियों को समझने की क्षमता पर आधारित होती है। इन दो प्रकार की व्याख्याओं के बीच अंतर जानने से मैनहेम
को वैज्ञानिक प्रणाली में ज्ञान के समाजशास्त्र के लिए जगह बनाने में मदद मिली। इस प्रकार ज्ञान के समाजशास्त्र को पारंपरिक मानव विज्ञान के विपरीत खड़ा कर दिया गया और सामाजिक वास्तविकता की खोज के माध्यम से ज्ञान की व्याख्या की गई। तो यहाँ पे जो ज्ञान की व्याख्या है वो बिल्कुल अलग तरीके से की गई है। मैनहेम ने दावा किया कि ज्ञान के समाजशास्त्र को ऐतिहासिक अनुभव जिसके महत्वपूर्ण केंद्र में सामाजिक वास्तविकता है कि दूरदर्शी अभिव्यक्ति के रूप में समझा जाना चाहिए। तो अर्थात जब ज्ञान के समाजशास्त्र की बात हो रही है तो इन्होंने ज्ञान की परिभाषा ही जो है वो क्या सामाजिक जो वास्तविकता है उसी को हम ज्ञान से रिलेट करके देखेंगे। 1920 में जर्मनी में उनके निबंधों की एक श्रृंखला ज्ञान के समाजशास्त्र में निबंध नाम से प्रकाशित हुई। तो जो सॉरी सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज है, ये एक उनके निबंधों की श्रृंखला रही है। ये निबंध सामाजिक वास्तविकता के पीछे के अर्थ की खोज था, सच्चाई की धारणा और इन सच्चाइयों की खोज के अनुभवजन बुद्धिजीवी की भूमिका पर केंद्रित थे। तो कुल मिला के कार्ल मैनहीम जो है वो ये समझना चाह रहे हैं कि जो समाज में कुछ भी हो रहा है उसके पीछे आखिर में वास्तविकता क्या है, हमें उस सामाजिक वास्तविकता को जानने की ज़रूरत है। अगर हम किसी से किसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है ये जानना जरूरी है, ना कि उस व्यवहार कैसा हो रहा है वो जानना जरूरी है। उनके निबंधों का एक और संग्रह संस्कृति के समाजशास्त्र में निबंध 1956 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। इसने मूल रूप से उनकी चिंता को सामाजिक वास्तविकता और लोकतंत्र के साथ मिलाने का काम किया है। मैनहीम के अनुसार विचारधारा वास्तविकता की धारणा से जुड़ी हुई थी। इस बीच संस्कृति व्यक्ति के दिमाग पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है और वह उस वास्तविकता को कैसे मानता है, दोनों हालांकि अभी भी बुद्धिजीवियों की भूमिका से चिंतित हैं। तो यहाँ पे ऐसा मानना है कार्ल मैनहीम का कि हमें जो भी है, कोई भी थिंकर हो ये न सोचे कि कोई क्रिया हो रही है, जो हो रही है हमें उसे देखना है, बल्कि उसके पीछे की वास्तविकता क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उस वास्तविकता को हमें जानने की ज़रूरत है। विचारधारा और स्वप्न लोक, ये इनकी एक थ्योरी है जिसको हम लोग समझते हैं और ये इनकी एक बुक भी है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या लिखा है। मैनहीम को विचारधाराओं और यूटोपिया के अध्ययन और विश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। यूटोपिया के संबंध में उनके मुख्य विचारों में से एक वह है जिसे वे यूटोपियन मानसिकता मानते हैं, जिसे मैनहीम 4 आदर्श प्रकारों में वर्णित करते हैं। तो यहाँ पे 4 जो हैं वो है आर्गेस्टिक चिलियास, और सेकंड है उदार मानवतावादी यूटोपिया, तीसरा है रूढ़िवादी विचार और चौथा है आधुनिक साम्यवाद। तो ये 4 जो हैं ये आदर्श प्रकार हैं जिसको आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। आइडियोलॉजी और यूटोपिया में उन्होंने तर्क दिया कि विचारधारा शब्द के प्रयोग को व्यापक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने इस शब्द के इतिहास का पता उस चीज़ से लगाया जिसे वे विशेष दृष्टिकोण कहते थे। तो यहाँ पे आइडियोलॉजी और यूटोपिया के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। इस दृष्टिकोण ने विचारधारा को संभवतः जानबूझकर तथ्यों को अस्पष्ट करने के रूप में देखा। इस दृष्टिकोण ने एक संपूर्ण अवधारणा विशेष रूप से मार्क्स में जो है वो रास्ता दिया, जिसमें तर्क दिया गया कि एक पूरे सामाजिक समूह का विचार उसकी सामाजिक स्थिति से बनता है। उदाहरण के लिए सर्वहारा वर्ग की मान्यताएं उत्पादन के साधनों के साथ उसके संबंधों से निर्धारित होती थीं। अगर उत्पादन के संबंध जो हैं वो अलग होते तो शायद जो सर्वहारा वर्ग है उसकी स्थिति कुछ अलग होती। हालांकि उन्होंने एक और कदम उठाने का आह्वान किया, जिसे उन्होंने विचारधारा की एक सामान्य समग्र अवधारणा कहा है,
जिसमें यह माना गया कि हर किसी मान्यताएं, जिसमें सामाजिक वैज्ञानिक भी शामिल हैं, उस संदर्भ का एक उत्पाद थी जिसमें वे बनाए गए थे। तो अगर देखा जाए कोई भी आइडियोलॉजी की बात करें, किसी भी विचारधारा की बात करें, तो वो उस समय की, उस परिस्थिति की देन होती है। इस प्रकार मैनहेम के लिए विचार उनके समय और उनके समर्थकों की सामाजिक स्थिति के उत्पाद थे, क्योंकि किस समय सामाजिक स्थिति कैसी है और उसको मानने वाले किस प्रकार से सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उसी तरीके से कोई विचारधारा अस्तित्व में आती है। मैनहेम सामाजिक वर्ग, स्थान और पीढ़ी को ज्ञान के सबसे बड़े निर्धारक तत्व बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि ये सामाजिक वर्ग, स्थान कि किस स्थान पे है और किस पीढ़ी के लिए है, इसी को ज्ञान के सबसे बड़े निर्धारक तत्व के रूप में ये देखते हैं। उन्हें डर था कि इससे सापेक्षवाद को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन उन्होंने एक मार्ग के रूप में संबंधवाद के विचार का प्रस्ताव रखा। भेद को कायम रखने के लिए उन्होंने कहा कि समय और सामाजिक स्थान में अंतर के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोणों की पहचान केवल ज्ञान के एक अमूर्त और असंबद्ध सिद्धांत के लिए मनमानी प्रतीत होती है। 1970 के दशक की शुरुआत में एरिक फ्रॉम, या इन्हें एरिक फ्रॉम भी कहते हैं, माइकल मैकोबी ने बाद में अपने ऐतिहासिक अध्ययन सोशल कैरेक्टर इन अ मैक्सिकन विलेज, ये आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिल रहा है कि ये जो है एरिक फ्रॉम और माइकल मैकोबी के द्वारा लिखा गया है। सोशल कैरेक्टर इन अ मैक्सिकन विलेज में व्यक्तित्व पर सामाजिक वर्ग और आर्थिक संरचना के प्रभावों को वैज्ञानिक रूप से चित्रित किया है। उनके सभी कार्यों में से, अर्थात कार्ल मैनहीम के सभी कार्यों में से, मैनहीम की पुस्तक आइडियोलॉजी एंड यूटोपी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आइडियोलॉजी एंड यूटोपी लिखा गया है, ये इनकी अपनी ओन लैंग्वेज में लिखा गया था, जबकि इसी को आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया इंग्लिश में जो ट्रांसलेट की गई है उसको कहते हैं। वेइमर गणराज्य के दौरान जर्मनी में एक जीवित समाजशास्त्री द्वारा सबसे अधिक चर्चित पुस्तक थी आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। यह पहली बार 1929 में जर्मन में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये बुक जो है वो जर्मन लैंग्वेज में प्रकाशित की गई थी और बाद में 1936 में अंग्रेजी प्रकाशन इसका किया गया था आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया के नाम से। यह काम अमेरिकी शैली के अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक समाजशास्त्र में एक मानक रहा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके प्रति पैदा हुई रुचि के कारण है। तो ये बुक अपने आप उस समय में, जिस समय में कार्ल मैनहीम खुद जिंदा थे, जीवित थे, और उस समय में ये बुक अपनी प्रसिद्धि के चरम सीमा पे थी। मैनहीम और माइक्रो समाजशास्त्र की बात नहीं हो रही है, माइक्रो समाजशास्त्र अर्थात बृहद समाजशास्त्र की बात हो रही है। मैनहीम का काम अधिकतर माइक्रो सोशियोलॉजिकल लेंस के माध्यम से लिखा गया था। तो यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि कार्ल मैनहीम जो हैं वो किस समाजशास्त्र से संबंधित हैं, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि ये मैक्रो समाजशास्त्र से संबंधित हैं, अर्थात बृहद समाजशास्त्र से संबंधित हैं। आइडियोलॉजी और यूटोपिया लिखते समय मैनहीम के मूलभूत प्रश्न थे कि मनुष्य विभिन्न सामाजिक समूह और वर्ग संरचनाओं के ढांचे में अलग अलग व्यवहार क्यों करता है। तो यहाँ पे अगर इनके स्टडी की बात की जाए तो देखा जाए तो इन्होंने पूरे मनुष्य समूह की बात की है। किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन की बात नहीं करते हैं, पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करते हैं, बल्कि एक ग्रुप की बात करते हैं, कॉमन मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं। और इस जो सोशल ग्रुप है फॉर्म हुआ, आखिर में ये कैसे किस प्रकार से काम करते हैं, लोग अलग अलग व्यवहार आखिर में इस पूरे ग्रुप में कैसे करते हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं पूरे समूह के बेस पे। इस प्रश्न के उत्तर में समाजशास्त्र में उनका बौद्धिक योगदान समाजशास्त्रीय समस्याओं की तुलना में सामाजिक समस्याओं पर अधिक केंद्रित है।
तो यहाँ पे अगर कार्ल मैनहीम की मेन फोकस की बात की जाए तो ये सामाजिक समस्याओं पे है। उनके काम का समेकन सामाजिक स्थिरता, सामाजिक समूह और सामाजिक स्थिति या वर्ग के अनुरूप मानसिक अंतर जैसे विषयों पर केंद्रित था। मैनहीम के लिए जनता एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक और मौलिक थी। तो जो मैनहीम ने अपने विचार दिए हैं, उन्होंने ऐसा माना कि जो लोकतंत्र है उसमें जो जनता है, पब्लिक है, उसका मेन रोल है, अर्थात वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए यह आश्वस्त करना कि कोई एक विचारधारा पूरी जनता को निर्देशित नहीं कर सकती है, लोकतंत्र के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रारंभ होता है कार्ल मैनहीम का ब्रिटिश चरण। 1933 से 1947 तक अपने ब्रिटिश चरण में मैनहीम ने लोकतांत्रिक सामाजिक योजना और शिक्षा के माध्यम से आधुनिक समाज की संरचना का व्यापक विश्लेषण करने का प्रयास किया है। इस अवधि के दौरान प्रकाशित मैनहीम का पहला प्रमुख काम मैन एंड सोसाइटी इन अ एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 1935 था, जिसमें उन्होंने अहस्तक्षेप पूंजीवाद के उदारवादी आदेश से बदलाव के लिए तर्क दिए। उनका तर्क था कि अनिश्चित व्यापार चक्र, अविस्तारित लोकतंत्र, मुक्त प्रतिस्पर्धा और नियोजित लोकतंत्र के लिए प्रतिस्पर्धा व्यक्तिवाद के विचार। तो ये इनका मुख्य फोकस था, जिस पे इन्होंने जो अहस्तक्षेप पूंजीवादी के उदारवादी जो हमें प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं, तो उसमें बदलाव के लिए कि ये चेंज होना चाहिए, इसके लिए इन्होंने तर्क दिया था। अनियंत्रित व्यापार चक्र, अनविस्तारित लोकतंत्र, मुक्त प्रतिस्पर्धा और नियोजित लोकतंत्र के लिए प्रतिस्पर्धा व्यक्तिवाद के विचार। मैनहीम उदारवादी व्यवस्था से नियोजित लोकतंत्र में संक्रमण के लिए चिंता व्यक्त करते हैं, यह तर्क देते हुए कि भ्रूण नियोजित लोकतांत्रिक समाज लोकतांत्रिक या तानाशाही मार्गों के साथ विकसित हो सकता है, जैसा कि व्यक्त किया गया है नाजी जर्मनी और सोवियत संघ के अधिनायकवादी समाजों में। तो ये जो है एक कथन है जिसको आप लोग याद रखिएगा ज़रूर से, कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। उनके काम की ब्रिटिश समाजशास्त्रियों के छोटे समुदाय की तुलना में शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धार्मिक विचारकों आदि के द्वारा अधिक प्रशंसा की गई थी। फिर भी योजना पर उनकी पुस्तकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में युद्ध के तत्काल बाद के वर्षों की राजनीतिक बहस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी कुछ मुख्य कृतियां हैं, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसकी जो मेन फ्रंट कवर पेज है उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो इनकी पहली बुक स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग 1922 से 1924। दूसरी बुक है कंजर्वेटिज्म, अ कंट्रीब्यूशन टू द सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज। अगली बुक है सोशोलॉजी एज ए पॉलिटिकल एजुकेशन। नेक्स्ट बुक है मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग और फ्रॉम कार्ल मैनहीम, ये इनकी सेलेक्टेड वर्क्स हैं। तो ये इनकी कुछ मुख्य बुक थी जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इस ऑन सोशोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग। इनकी कुछ और भी बुक हैं, उसको हम लोग देखते हैं। मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कंजर्वेटिज्म एन इंट्रोडक्शन टू द सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम्स। ये बुक थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ये डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम, वार टाइम एसेज ऑफ अ सोशोलॉजिस्ट करके इनकी बुक है। और एसेज ऑन द सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज, सोशोलॉजी एज पॉलिटिकल एजुकेशन, फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक
प्लानिंग। तो ये इनकी कुछ बुक्स थी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। कार्ल मैनहीम के बारे में लगभग 99% तक तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ भी पूछा जाएगा या हमें और कुछ इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो कार्ल मैनहीम है वो सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इस टॉपिक पे इन्होंने मुख्यतः फोकस किया है। समाज की वास्तविकता को समझने के लिए इन्होंने फोकस किया है, उस पे इन्होंने ज़्यादा काम किया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।